हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके जीएस और करंट अफेयर की, जो कि आपके 2022 के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिक्रूटमेंट हुई हैं उनके अंदर आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, और इस सीरीज में हमने अभी तक 8 सेट कर लिए हैं। ये है हमारा 9th नंबर का सेट, जिसमें हम थोड़ी सी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्वेश्चंस की। और ये सारे क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम्स, जो आपके अपकमिंग 3-4 महीने के अंदर 2022 के अंदर ही एग्जाम्स होने हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं बोलता हूँ कि भाई आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने एक चीज़ देखी कि जो बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें से लगभग मतलब 50 to 60% वही क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर नहीं कहूँगा, मतलब इसी साल जो एग्ज़ाम्स हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, वहाँ से वो सारे क्वेश्चंस को कलेक्शन आपको यहाँ पर उस पेपर के अंदर देखने को मिलता है। तो इसलिए जब कभी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उस ईयर के दौरान या उस टाइम के दौरान कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है उसके क्वेश्चंस आपको मिल जा रहे हैं तो उनको ज़रूर करिए एक बार, क्योंकि वो रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चंस को बहुत बार देखा गया है कि रिपीट होते हैं वो क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेट की तरफ, पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन सेट नंबर 9 है ये। तो सेट नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक सेकंड जरा मैं पेन को सेट कर लूँ, कौन से कलर का है ये पेन। ओके चलिए ठीक है चलेगा। इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं एंड ओके चलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इन ऑर्डर टू विन ग्रैंड स्लैम इन लॉन टेनिस के अंदर एक ग्रैंड स्लैम का टाइटल होता है, उसको जीतने के लिए प्लेयर को कौन कौन से फॉलोइंग टूर्नामेंट्स जीतने पड़ते हैं। ठीक है, तो ग्रैंड स्लैम का जो टाइटल है उसको जीतने के लिए प्लेयर को ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतना पड़ेगा, ठीक है, वेलमिंटन जीतना पड़ेगा, और साथ में क्या जीतना पड़ेगा, फ्रेंच ओपन, और फ्रेंच ओपन एंड साथ में यूएस ओपन। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये चारों टाइटल्स हैं, मतलब यहाँ पर देखिए या तीन हैं, यहाँ पर तीन हैं, तो बट ये जो चारों टाइटल्स हैं, ये चारों टाइटल्स जो व्यक्ति जीतता है उसको कौन सा टाइटल मिलता है फाइनली, उसे मिलता है ग्रैंड स्लैम का टाइटल। ठीक है, और ये सारे जो स्पोर्ट्स हैं, जितने भी ये ओपन्स वगैरह आपको दिख रहे हैं चारों के चारों, ये किस चीज़ से संबंधित है, लॉन टेनिस से। ठीक है, लॉन टेनिस जो एक स्पोर्ट्स है उससे संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और वेलमिंटन डन जो है, इन चारों ओपन्स को जो व्यक्ति जीतता है उसे ग्रैंड स्लैम का टाइटल मिलता है। 2021 की जब हम बात करते हैं, 2021 के अंदर ये जो ग्रैंड स्लैम का टाइटल है वो मिला था नोवेक नोवेक डॉचकोविक को। ठीक है, तो ये तो पुराना है व्यक्ति, बट इस ये क्वेश्चन भी कई बार आज की डेट में भी 2021 से रिलेटेड पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, बट अगर जो हम बात करें एट द करंट ईयर की 2022 की, तो 2022 में ये टाइटल जीता है कार्लोस कार्लोस आप याद रखिएगा, कार्लोस एल्कोराज। ठीक है, कार्लोस एल्कोराज ये व्यक्ति हैं, इन्होंने ग्रैंड स्लैम का टाइटल जो है इस साल 2022 का जीता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच कंट्री वॉन द थॉमस कप। थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन की फील्ड में है 2022 के अंदर, वो किस कंट्री ने जीता है और किसको हरा के जीता है, तो ये जीता है भारत ने। ठीक है, भारत ने जीता है, तो किसको हरा के, इंडोनेशिया को। ठीक है, भारत ने इंडोनेशिया को हराकर ये कप जीता है 2022 का। ठीक है, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, थॉमस कप से रिलेटेड, मतलब थॉमस कप जो है वो किस फील्ड से रिलेटेड है, बैडमिंटन से। बैडमिंटन का टूर्नामेंट का एक बेसिकली अवार्ड है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए करंट अफेयर इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली बात रहती नहीं है। नेक्स्ट है, फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भारत की वो कहाँ खुली है, तो फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ये खुली है मणिपुर के अंदर। मणिपुर दैट इज, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मणिपुर की। ठीक है, तो मणिपुर मतलब मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फाल। ठीक है, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल, वहाँ पर खुली है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अब ये इसका जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन स्टोन जो मतलब खुली है इन द सेंस कि इसकी शुरुआत करी गई कि अब ये बनेगी यहाँ पर, तो ये शुरुआत करी है पीएम मोदी जी ने, पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी है। ठीक है, और वो कब रखी थी, थोड़ी पुरानी खबर है, 16 मार्च
2018 को। ठीक है, देखिए ये तो हो गई एक पुरानी करंट अफेयर के टर्म्स में बात करें तो पुरानी बात हो गई, बट स्टैटिक जीके के पार्ट जो है मतलब फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भारत के अंदर कहाँ हुई, वो इम्फाल के अंदर हो गई। मतलब ये फर्स्ट वाली जो चीज़ हो गई ना, वो क्या हो गया आपका स्टैटिक जीके का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इम्फाल, मणिपुर के अंदर। लुधियाना पंजाब का एक शहर है, इलाहाबाद दैट इज प्रयागराज जिसे कहते हैं, संगम है ना, चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल। चलिए फिर हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा, विच इंडियन ऑथर ट्रांसलेट हिज बुक टू रिसीव द बुकर प्राइज 2021, सॉरी 2022 का बुकर्स प्राइज जो है ये किसको दिया गया है, ये मिला है गीतांजलि श्री को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अब कौन सी बुक है जिसको इन्होंने ट्रांसलेट किया है बेसिकली, तो जिसके लिए इनको बुकर्स प्राइज मिला है, और उस बुक का नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। टॉम्ब ऑफ सेंट नामक जो बुक है उसके लिए इन्हें ये बुकर्स प्राइज मिला है। और ये बेसिकली किस में थी, हिंदी में, तो इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। ठीक है, इंग्लिश, इसको ये भी पूछा जा सकता है कि इसको हिंदी से इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है, वो है डेजी रॉकवेल। रॉकवेल, डेजी रॉकवेल ने इसको ट्रांसलेट किया है हिंदी से इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो ये मिला है इनको बुकर्स प्राइज 2022 का। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंदर व्हीकल टैक्स कहाँ कौन इम्पोज करता है। मतलब जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियों पे जब आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, उस पर आपको ना एक आरटीओ टैक्स लगता है बेसिकली। ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट टैक्स कह लीजिए, है ना, तो इस तरीके का टैक्स लगता है। तो वो कौन इम्पोज करता है, तो वो करते हैं स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज। कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि देखिए स्टेट गवर्नमेंट जो है देश मतलब राज्य के अंदर जितनी भी रोड्स बनती हैं, ठीक है, उसका 80% जो कंस्ट्रक्शन है वो किसका जिम्मा होता है, स्टेट का होता है। देखिए राज्य के अंदर नेशनल हाईवेज या एक्सप्रेस वेज होंगे तो वो एक लिमिटेड होंगे, बट उसके अलावा भी जो डिस्ट्रिक्ट्स की रोड होती हैं या सिटी के अंदर की जो रोड है ना, शहर के अंदर की रोडें होती हैं या गांव की रोड्स होती हैं, तो उन सबको कंस्ट्रक्ट कराने का काम स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो मतलब इस तरीके से अगर जो कहा जाए रेशियो में, तो 80% अप्रॉक्सीमेट 80% ऑफ रोड जो है स्टेट के अंदर वो कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। तो उस पर चलने वाले जो वाहन होंगे उसका जो टैक्सेशन है उसको कलेक्ट करने का अधिकार जो है वो राज्य की सरकार को होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, नीति आयोग इज अ, नीति आयोग, देखिए अब नीति आयोग ना, इससे पहले नीति आयोग का नाम क्या था, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन के नाम से जानी जाती थी। अब नीति आयोग कब बनी है, ये नीति आयोग बन जाती है 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को इसका नया नाम बनता है नीति आयोग। अब यहाँ पर जो नीति वर्ड है इसका भी कई बार कुछ एग्जाम्स के अंदर फुल फॉर्म पूछा गया है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन में भी पूछा जा सके, बट चांसेस थोड़े से कम है, बट पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। और नीति आयोग को एज अ थिंक टैंक भी कहा जाता है, टैंक थिंक टैंक के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, ये एक कैसी बॉडी है, एक एडवाइजरी बॉडी है, और साथ में एडवाइजरी बॉडी आप कह सकते हैं या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, एडवाइजरी बॉडी ये सिर्फ तब तक थी, मतलब सिर्फ एडवाइज करने का काम इसका, जब ये प्लानिंग कमीशन थी तब ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी की तरह ही काम करती थी। बट जब ये नीति आयोग बना तो ये एडवाइजरी प्लस एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये दोनों टाइप की बॉडी बन गई है। मतलब अगर जो ऑप्शन में आपसे एडवाइजरी बॉडी भी पूछा जा सकता है या एग्जीक्यूटिव बॉडी के नाम से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक स्टेटमेंट आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि नीति आयोग इज नॉर सॉरी नीति आयोग इज नॉर अ नाइदर सॉरी इज नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है, ना ही ये संवैधानिक मतलब इकाई है, संविधान के तहत बनाई गई, ना ही किसी लॉ के तहत बनाई गई। मतलब होता है ना कुछ कानून पारित कर दिए गए फिर बाद में उसको एक, जैसे आपकी सीबीआई वगैरह है, तो उस तरीके से बनी हो। ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही
स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ये स्टेटमेंट भी कई बार पूछी जाती है कि ऐसी कौन सी संस्था है जो कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है और स्टैट्यूटरी भी नहीं है, वैधानिक भी नहीं है और संवैधानिक भी नहीं है। तो वो है आपका नीति आयोग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ पर, हाँ, अगला प्रश्न है जो है इसमें पूछा गया है कि हाउ मेनी सेशंस, ठीक है, जनरल सेशंस जो है वो देखने को मिलते हैं एक लोकसभा के अंदर, ठीक है। लोकसभा के अंदर कितने सेशंस आपको देखने को मिलते हैं ये पूछा गया है। तो सेशन की जब हम बात करते हैं, देखिए लोकसभा के अंदर, देखिए मेंबर्स की जब हम बात करते हैं लोकसभा की, तो लोग देखिए एक होती है पार्लियामेंट, ठीक है, इसको आप समझ लीजिए पार्लियामेंट, ठीक। पार्लियामेंट किन लोगों से मिलकर बनती है? एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा और एक होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, इन तीनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? संसद, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पेशली लोकसभा की। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जाना जाता है, हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जाना जाता है। इसके कितने मेंबर्स हैं? 543। अर्लियर 2019 से पहले इसमें थे 545 लोग, ठीक है। दो थे एंग्लो इंडियंस, तो जिन्हें एंग्लो इंडियंस की जो सीट्स थी उनको क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया है। तो एट प्रेजेंट जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 543 यहाँ पर लोकसभा के मेंबर्स हैं, ठीक है। मतलब ये जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे क्या हैं? इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि कितने सेशंस होते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, एक होता है जनरली, जनरल कंडीशन में यहाँ पर 3 सेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। वो 3 सेशन कौन से हैं? एक होता है बजट सेशन, और बजट सेशन कब से कब होता है? ये देखिए फरवरी से लेके मई के बीच में, फरवरी मई के बीच में ये फर्स्ट सेशन होता है। दूसरा सेशन होता है मॉनसून सेशन, मॉनसून सेशन, मॉनसून सेशन होता है आपका जुलाई एंड सितंबर के बीच में, ठीक है। और थर्ड वन होता है आपका दैट इज विंटर सेशन, ठीक है। अब नाम आपने डेफिनेटली सुना ही होंगे, बट ड्यूरेशन में कई बार कंफ्यूजन होता है। तो ये नवंबर टू मिड दिसंबर तक चलता है, 15-20 दिसंबर के आसपास तक ये सेशन चलता है। तो ये 3 सेशन तो जनरली होते ही हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ आती है कि कई बार ये पूछा जाता है कि मिनिमम जो है, मिनिमम नंबर ऑफ सेशंस, या कह लीजिए कि जो पार्लियामेंट है पूरे साल के अंदर उसको मिनिमम कितने टाइम के, मतलब मिनिमम उसको साल में एक कितनी बार उसको मीट करना है, मिलना है, इतना तो मिलना ही मिलना है, मतलब मीटिंग होनी चाहिए। सारे पार्लियामेंट्रियंस जितने एमपीज हैं वो सारे एक साथ गैदर होने चाहिए। तो वो नंबर की बात करें या मिनिमम सेशंस की बात करें तो वो 2 है, मतलब साल में 2 बार तो इनकी मीटिंग होनी अनिवार्य है, ऐसी वाली बात यहाँ पर है। अब वो देखिए, या फिर इसको दूसरे तरीके से कह सकता है कि 2 सेशन के बीच में, मतलब मान लीजिए एक बजट सेशन हुआ तो उसमें सेशन आपका खत्म हो जाता है सपोज अप्रैल के अंदर, तो जो नेक्स्ट सेशन होगा तो वो नेक्स्ट सेशन मैक्सिमम कितने महीने तक नहीं हो सकता, उसके बाद तो होना आवश्यक है। तो वो टाइम पीरियड होता है दैट इज 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर, मतलब 6 मंथ खत्म होते होते वो दूसरा सेशन भी हो जाए, मतलब साल के अंदर 2 सेशन तो ज़रूरी है। साल में 12 महीने, तो उन 12 महीनों में एक सेशन जनवरी में हो गया तो एक सेशन आपका जुलाई के आसपास में होना ज़रूरी है, जुलाई या अगस्त में होना आवश्यक है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। एक व्यक्ति का नाम मेरे को ध्यान आया यहाँ पर, इन्हें कहा था जीवी मावलंकर, मावलंकर, ठीक है। तो जीवी मावलंकर कौन है? तो जीवी मावलंकर को कहा जाता है फादर ऑफ लोकसभा, फादर ऑफ इंडियन लोकसभा आप कह सकते हैं, या फिर आप लोकसभा कह सकते हैं सिंपली, ठीक है। फादर ऑफ लोकसभा कहा जाता है जीवी मावलंकर जी को। तो ये नाम भी आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कभी पूछा जाए तो आपको पता रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया? आज़ाद भारत के अंदर, ठीक है, जो भारत जब हम आज़ाद हो चुके थे उसके बाद जो है पहले लॉ कमीशन कौन बने? देखिए आपने एक चीज़ पढ़ी होगी लॉर्ड मकॉले, मकॉले के बारे में, लॉर्ड मकॉले, ठीक है। ये अपॉइंट हुए थे फर्स्ट लॉ कमीशन, बेसिकली ही इज द मेंबर ऑफ लॉ कमीशन, ठीक है। तो ये मेंबर बने थे लॉ कमीशन के और फिर बाद में चेयरपर्सन भी बने थे। ये ब्रिटिशर्स के टाइम पर थी, ठीक है। तो ये एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश, जब ब्रिटिश एम्पायर भारत के अंदर था उस टाइम की बात है।
बट यहाँ पूछा गया है इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब फ्री इंडिया की जब हम बात करें, फ्री इंडिया, फ्रीडम, जब फ्री इंडिया की जब हम बात करते हैं, जब भारत आज़ाद हो चुका है उस टाइम पर, उसके बाद जो है पहले फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन बनते हैं, वो बनते हैं एम सी स्टैलविन, स्टैलविड, सॉरी स्टैलविड, ठीक है, एम सी स्टैलवर्ड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर है, ठीक है। और ये कब बनते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज इन 1955 के अंदर इनका चयन होता है। और जो लॉ कमिश्नर है उसका चेयरपर्सन 3 साल के लिए चुना जाता है, ठीक है। देखिए आपने जनरली सभी डिपार्टमेंट्स के चीज़ों को देखा होगा, 5 साल के लिए होता है या कोई 6 साल के लिए होता है, बट यहाँ पर रहता है 3 साल के लिए, ठीक है। और ये लॉ कमीशन की चेयरमैन बनने से पहले एजीआई थे, एजीआई मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर रह चुके थे, उसके बाद इनका चयन होता है लॉ कमीशन के अंदर, ठीक है। और लॉ अब, ठीक है, ये तो बात हो गई क्वेश्चन की। और हम बात कर रहे थे ना लॉर्ड मकॉले की, तो लॉर्ड मकॉले जो है इसको फर्स्ट चुना गया था जब, तो वो टाइम पीरियड भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो 1833, जो 1833 का एक्ट आप पढ़ते हैं, जो चार्टर्ड एक्ट रहता है इंडियन पॉलिटी के अंदर, या मॉडर्न हिस्ट्री के शुरुआत करने से पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो 1833 इज द ईयर जब ये होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु सक्सेसफुली लीड द बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह जो है उसको सक्सेसफुली लीड किसने किया था, ये पूछा गया है यहाँ। तो आप देख सकते हैं, बारदोली सत्याग्रह की जब हम बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम आता है, वो है वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो इसको लीड किया था वल्लभ भाई पटेल ने। और ये कब हुआ था बेसिकली, अगर जो हम बात करें तो ये था आपका 1925 के अंदर एक बारदौली नाम की तालुका हुआ करती थी, बारदौली तालुका थी, तालुका। और ये कहाँ थी, जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है आज की डेट में, जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, खेड़ा कहाँ पर पड़ता है, ये आपका अहमदाबाद और वडोदरा इन दोनों के बीच में मतलब एक डिस्ट्रिक्ट है, वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कहलाता है। वहाँ पर एक बारदौली तालुका थी, वहाँ पर ये आपका बारदौली सत्याग्रह शुरू होता है 1925 के अंदर, ठीक है। ये क्यों था बेसिकली, ये एक्चुअली उस टाइम पर ना 1925 में पूरा ये एरिया जो है ये फेस करता है फ्लड को, ठीक है। एक बाढ़ आती है यहाँ पर, और बाढ़ आने से क्या होगा कि जो फसलें हैं, जो क्रॉप्स है, वो क्या हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं या डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, आप कह लीजिए, ठीक है। एडवर्स आपको इफेक्ट देखने को मिलता है एग्रीकल्चर पे, उनकी फसलें ख़राब होती हैं। और ख़राब होने के बावजूद भाई देखिए उस टाइम क्या लगान चल रहा था, टैक्सेशन देना पड़ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो जब फसल ख़राब हो गई, तो उस टाइम पर जो वहाँ पर वॉइस रॉय थे बेसिकली, ठीक है, इस टाइम पे जो वॉइस रॉय थे, वॉइस रॉय का नाम था यहाँ पर, दैट इज लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन, ठीक है। इरविन जो थे ये यहाँ पर वॉइस रॉय थे, वॉइस रॉय। तो इनकी गवर्नमेंट ने, या मतलब बेसिकली इनका जो शासन चल रहा था, उन्होंने ये अनाउंस किया कि जो टैक्स है, जो टैक्स हम ले रहे हैं, उसमें क्या कर दिया जाए, इंक्रीमेंट कर दिया जाए, मतलब इंक्रीज कर दिया जाए, जो टैक्सेशन है उसको इंक्रीज कर दिया गया। किस रेट से, 22% टैक्स इंक्रीज कर दिया गया, जो टैक्स बढ़ रहा था उसमें 22% की वृद्धि कर दी जाती है। तो उसके विरोध में इसको शुरू किया जाता है, मतलब ये बारदौली सत्याग्रह फिर आपके आगे आता है, ठीक है। और देखिए ये तो बात हो गई तालुका के अंदर बाढ़ वगैरह आती है इस टाइम पर, बट जो बारदौली सत्याग्रह हुआ वो टाइम पीरियड जो है वो 1925 नहीं है, वो है 1928। आपको इस चीज़ में करेक्शन रखनी है थोड़ी सी। तो 1925 में बारदौली में ये चीज़ें घटनाएं होती हैं, तो इन घटनाओं के विरोध में 1928 में सत्याग्रह शुरू किया जाता है, मतलब 3 साल के टाइम के बाद में ये चीज़ें होती थी। कि घटना जो घटी भाई, जो बाढ़ आई और फिर टैक्स बढ़ाया गया, वो बढ़ाया गया 1925 के अंदर, बट जो सत्याग्रह होता है वो होता है 1928 के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती है वो कब मनाई जाती है, 31 अक्टूबर को, ठीक है। 31 अक्टूबर में, अक्टूबर में ही ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी कुछ टाइम के बाद ही इनकी जयंती मनाई जाएगी। और इस डे को, जिस डेट में इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, उसे यूनिटी दिवस के रूप में, यूनिटी डे या एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और ये भारत के फर्स्ट जो है होम मिनिस्टर थे, ठीक है, होम मिनिस्टर।
और भारत को यूनाइट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, तो ये बात थी इनकी पटेल साहब की। अगर जो हम यहाँ पर बात करें मोतीलाल नेहरू जो आईएनसी से संबंधित हैं, काफ़ी पुराने नेता थे। जेबी कृपलानी की जो ना एक दो बुक्स हैं, उनका नाम कई बार पूछा जाता है, जैसे कि इन्होंने लिखा था एक बुक थी, इनका नाम था गांधी 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 जी हिज लाइफ एंड थॉट्स। ठीक है, ये गांधी जी हिज लाइफ एंड थॉट्स नाम की बुक है, वो किसने लिखी थी? जेबी कृपलानी ने। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू की बुक का नाम तो पता ही होगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, मतलब सिंपल क्वेश्चन भी था और ऑप्शंस भी कोई खास ज़्यादा टेढ़े नहीं थे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द फेमस गांधी इरविन पैक्ट टुक प्लेस? किस साल गांधी इरविन पैक्ट जो है वो साइन होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो अगर जब हम बात कर रहे हैं गांधी इरविन पैक्ट की, ये एक्चुअली जब ये पैक्ट साइन होता है, ये अगर जो हम बात करें टाइम की, तो ये आपका बेसिकली साइन होता है 1931 के अंदर, और मोर स्पेसिफिकली 5 मार्च 1931 को ये साइन होता है। और ये साइन होने से जो एक मूवमेंट चल रहा था जिसे कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, उसका क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। ठीक है, उसका समापन यहाँ पर देखने को मिलता है। और समापन होने से जो गांधी जी और अदर मेंबर्स हैं वो कहाँ ज्वाइन करते हैं, मतलब एक जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जो कहाँ चल रही है? लंदन के अंदर चल रही है, लंदन के अंदर उसको क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो डेट है 1932 की, देखिए ये तो हो गया गांधी इरविन पैक्ट के बारे में। ठीक है भाई, ये इसको शाइन किया जाता है, लॉर्ड इरविन जो था उसी टाइम पे, अगर हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी, इसमें जो आपका बारदोली सत्याग्रह उसी टाइम पीरियड का था, तो उसी टाइम गांधी इरविन पैक्ट होता है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आपका ख़त्म हो जाता है 1932 के अंदर। और मोर स्पेसिफिकली अगर जो हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट की, तो 24 सितंबर 1932, इस डेट में क्या होता है? एक साइन होता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट, ठीक है, तो ये पूना पैक्ट जो है वो गांधी जी साइन करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये एग्रीमेंट होता है किसके बीच में? गांधी जी और प्लस बी आर अम्बेडकर, जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उनके बीच में ये एक एग्रीमेंट साइन होता है। ठीक है, और ये बेसिकली एग्रीमेंट था जो कम्युनल अवार्ड्स दिए गए थे उसके विरुद्ध एक तरीके का एग्रीमेंट है कि भाई इसके खिलाफ हमें क्या करना है। कम्युनल अवार्ड्स जो मैकडोनल्ड कम्युनल अवार्ड्स हैं उसके विरुद्ध ये बेसिकली पूना पैक्ट साइन होता है। और इस टाइम पर देखिए 1932 में गांधी जी कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं आपकी यरवड़ा जेल के अंदर, यरवड़ा जेल के अंदर इस टाइम पर ये होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1931 एडी के अंदर आपका क्या होता है? गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग was not a member of cabinet mission sent to 1946 in India? देखिए कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, तो कैबिनेट मिशन जो है ये भारत 1946 के अंदर आता है। इसके अंदर कौन कौन से लोग होते हैं? इसके अंदर होते हैं ईवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एक सर स्टैफर्ड क्रिप्स। देखिए सर स्टैफर्ड क्रिप्स एक मिशन आया था, मतलब क्रिप्स मिशन करके आपने एक पढ़ा होगा। तो क्रिप्स मिशन जो आया था तो वो फेल हो गया था, बेसिकली उसकी जो कंडीशंस थी वो मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दी गई थी। ठीक है, तो ये वही वाले क्रिप्स हैं जो उस टाइम पर आए थे, तो उनको दोबारा भेजा गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये सभी लोग जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसमें किसी न किसी पद पर विराजमान हैं, इन तीनों का एक ग्रुप बनाकर भारत भेजा गया। क्यों भेजा गया? ताकि ये लोग एक रूट मैप या एक तरीके का रास्ता तैयार कर सकें, किस चीज़ के लिए? फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स। ठीक है, पावर को ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र ऑफ पावर को करना है, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम द ब्रिटिश, जो ब्रिटिशर्स हैं वहाँ से इंडियन लीडर्स, जो भारतीय लीडर्स हैं उनके बीच में ये पावर का ट्रांसफ़र करना है। इसके लिए इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ग्रुप को क्या किया गया? भेजा गया। तो इसके अंदर कौन नहीं था ये पूछा गया है, तो ये थे राम सिंह मैकडोनल्ड। ये कौन थे वहाँ पर उस टाइम पर? क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे। ये आपके ब्रिटेन के बेसिकली प्राइम मिनिस्टर थे मैकडोनल्ड। ठीक है,
इसके बारे में हमने बात की थी ना एक पिछले क्वेश्चन के अंदर कि कम्युनल अवार्ड, रामसी मैकडोनल्ड कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध गांधी जी कर रहे थे, तो दैट इज ये वही व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेशन आईएनसी, कौन से उस सेशन के अंदर है, सेशन है जिसके अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पास किया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन। कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन जो है वो किस सेशन के अंदर पास किया गया था कांग्रेस के द्वारा। तो यहाँ पर अगर जो हम बात करें तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस, या फिर आप इसे कह सकते हैं पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये सेशन था आपका 1929 का, दैट इज लाहौर सेशन, 1929 लाहौर सेशन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, और अगर जो हम एग्जैक्टली डेट की बात करें तो ये 19 दिसंबर 1929 को ये सेशन होता है लाहौर के अंदर। और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे आईएनसी के, वो कौन थे, वो थे नेहरू जी, पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो वो थे यहाँ पर प्रेसिडेंट, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि भाई अब हम इफ एंड बट्स की बात नहीं करेंगे, अब हम सिंपली बात करेंगे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। ठीक है, पूर्ण स्वराज की बात करेंगे। और इसके अंदर ये कहा गया कि जितने भी मेंबर्स हैं आईएनसी के, ठीक है, जिनको कोई ना कोई पद दिया गया है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, वो अपने पद से क्या कर दें, इस्तीफा दे दें। और इसके तहत एक मतलब एक न्यूली अडॉप्टेड फ्लैग ली, मतलब एक फ्लैग को अडॉप्ट किया गया ट्राई कलर का, 3 कलर का, जो कब किया गया, 31 दिसंबर 1929 को एक ट्राई कलर फ्लैग, जो आज की डेट में हमारा तिरंगा है, उसको अडॉप्ट किया गया। ठीक है, और उसे फहराया गया कि भैया अब हमारा जो है भारत का तिरंगा है। ठीक है, तो झंडा है, तो उसको अडॉप्ट किया गया था इस टाइम पर। और इन्होंने 30 सॉरी नॉट 30, दैट इज 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, मतलब ये दिसंबर की बात चल रही है, अगले साल 1930 को ये क्या मनाते हैं, ये कहते हैं कि भाई हम फिक्स कर देते हैं इस डेट को एज अ इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, कि भाई हम आज से 26 जनवरी 1930 से हम हर साल क्या मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे इस डेट में। ठीक है, तो इसी वजह से जो हमारा, देखिए जब हम बात करते हैं ना पार्लियामेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन बनने की, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 26 नवंबर को ही बन गया था, 26 नवंबर 1949 को बन के ये कंप्लीट हो गया था। बट इसे इनेक्ट किया गया था, लागू किया गया था इसी डेट को। ठीक है, तो ये इस डेट का रिसेंबल्स है कि भाई कई बार अगर ये पूछा जाए कि ये बन तो तब गया था और इसको 3 महीने बाद, 2 महीने बाद इसको क्यों लागू किया गया, उसका रीज़न यही था कि इस डेट को अनाउंस कर दिया गया था आईएनसी के द्वारा, बेसिकली जो मूवमेंट्स चल रही थी उनके द्वारा, कि भाई ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंस डेट है, इस दिन को हम आज़ादी के दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया 1929, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब इनकी बात करें 1924 की अगर जो, तो यहाँ पर जो बेलगाम का सेशन था, यहाँ पर जो गांधी जी हैं, महात्मा गांधी, तो वो कौन थे, प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। लाहौर के बाद तो हमने कर ली है, यहाँ पर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कराची 1931 के अंदर जो यहाँ पर सेशन के अंदर जो प्रेसिडेंट थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और 1920 के अंदर जो नागपुर का सेशन था, यहाँ पर जो आपके प्रेसिडेंट थे वो थे लाला लाजपत लाजपत राय। ठीक है, तो ये सेशन भी आपको ध्यान रखना है। एक नाम है सुभाष चंद्र बोस, ये नाम काफ़ी आजकल फेमस चल रहा है हर जगह। तो इनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है कि मतलब देखिए इनका जो सेशन था दैट इज़ इन 1938 के अंदर ये जीते थे। ठीक है, कहाँ पर, हरिपुरी सेशन के अंदर। ठीक है, और एक था 1939 के अंदर भी आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे, वो था त्रिपुरी सेशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इनसे रिलेटेड। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हु इज़ नोन एज फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, तो देखिए फ्रंटियर गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसको, ऑप्शन नंबर सी है, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है फ्रंटियर गांधी। और इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, बच्चा खान के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, बच्चा खान। ठीक है, या फिर आप इन्हें बादशाह खान, बादशाह खान, बादशाह खान के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को, फ्रंटियर गांधी। ठीक है, और इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी थी जिसका नाम था खुदाई खुदाई खिदमर खिदमतगार। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ये शुरू करी थी इन्होंने कब, 1929 को। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनसे नाम के साथ में फ्रंटियर गांधी
खान अब्दुल गफ़ार खान खुदाई खिदमत खान ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इन्हें एक और नाम से भी जाना जाता है, फ्रेडरिक गांधी के साथ में ना इन्हें कहा जाता है सरहदी गांधी, सरहदी सरहदी गांधी। देखिए इनके कई सारे नाम है, ठीक है, तो उस नाम कोई सा भी नाम कभी भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना का नाम दिया हुआ, तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। जब पाकिस्तान बना तो उसके पहले गवर्नर जनरल जो है वो यही रहे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर आप कह लीजिए कि फाउंडर ऑफ पाकिस्तान जो कहा जाता है वो है मोहम्मद अली जिन्ना। अब्दुल कलाम आज़ाद जो हैं ये भारत के मतलब जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसके अंदर फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, नॉट इंटरिम गवर्नमेंट, बेसिकली हम बात करें इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है खान अब्दुल गफार खान, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वेयर वॉज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई डाइड। जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है उनकी जो मृत्यु है वो कहाँ पर होती है। तो देखिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जब हम बात करते हैं तो इनका जो निक नेम है, बेसिकली निक नेम भी है इनका, उनका निक नेम जो है वो है मनु, मनु के नाम से इन्हें बुलाया जाता था। इनकी मृत्यु जो है वो 1858 के अंदर होती है, ठीक है। और इनकी जो शादी होती है, देखिए मनु जो झांसी की हैं तो इनकी जो शादी होती है, इनकी शादी होती है मनु की विद द उनका नाम है बेसिकली राजा गंगाधर राव, गंगाधर राव, ठीक है। गंगाधर राव के साथ में कब होती है, 1942 के अंदर इनकी शादी होती है, ठीक है। और इनकी जो एग्जैक्टली जो मौत होती है मतलब डेथ होती है उस जगह का नाम है बेसिकली कालपी, ठीक है, कालपी। बट कई बार ये लोकली पूछा जाता है, बट ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता। स्टेट स्पेसिफिक अगर जो एग्जाम है कोई तो वहाँ हो सकता है पूछा जाए, एमपी से रिलेटेड कोई स्टेट है, स्टेट एग्जाम है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ग्वालियर, ठीक है। झांसी में इनका जन्म होता है, झांसी की रानी कहा जाता है, बट जो शादी होती है फिर वो ग्वालियर चले जाती हैं, तो ये ग्वालियर के राजा हैं, तो इनकी मृत्यु होती है ग्वालियर के अंदर, ठीक है। और इन्होंने एक्चुअली क्या होता है ना, इस टाइम पर जो वॉइस रॉय था वो कौन था, लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है। डलहौजी डलहौजी ने एक चीज़ शुरू करी थी, उसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, जिसे कहते हैं हिंदी में हड़प नीति का सिद्धांत। अब इस हड़प नीति के सिद्धांत में क्या करता था, जिस राजा के कोई बच्चे नहीं होते थे, ठीक है, तो उस राजा या उस प्रांत को वो अपने ब्रिटिश शासन में ले लेता था, डायरेक्टली कब्जा कर लेता था, ठीक है। तो बट यहाँ पर झांसी की रानी की कोई मतलब जो बच्चा था, मतलब कोई जैसे हमने पिक्चर्स में देखते हैं तो उन्होंने अपनी बॉडी के साथ में एक बच्चे को अटैच किया हुआ है, बांधा हुआ है, बट वो उनका रियल बच्चा नहीं था, मतलब वो एक अडॉप्टेड किड था। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई अडॉप्टेड किड को हम आपका बच्चा नहीं मानते, ठीक है, तो इसलिए वो उन पर अटैक किया, जिसकी वजह से ही लड़ाई हुई थी वहाँ पर। तो बच्चा अडॉप्ट किया, ठीक है, तो उस कंडीशन की वजह से लड़ाई होती है। और डलहौजी ने ना ये हड़प नीति के सिद्धांत के तहत कई सारे एरियाज हैं या स्टेट्स हैं या बेसिकली हम एम्पायर्स को क्या किया, कैप्चर किया। तो वो कौन कौन से हैं वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना। जैसे कि एक है सतारा, सतारा को इन्होंने ऑक्यूपाई किया था 1848 के अंदर। फिर था संभल, ठीक है, संभल को किया था 1849 के अंदर, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत हड़पा था। और एक था भगत, भगत नाम की जगह थी, ये 1950 के अंदर ऑक्यूपाई की। नागपुर को ऑक्यूपाई किया इन्होंने 1954 के अंदर। और उदयपुर को भी ऑक्यूपाई किया था, दैट इज इन 1950 नहीं होगा, दैट इज 1850 है, ठीक है, सॉरी 1950 नहीं होगा, 1850 1854, ओके, ठीक है, ये मैं गलती से लिख दिया 19, बट दैट इज 1854 की बात है। और उदयपुर को 1852 के अंदर, ठीक है। और एक जबलपुर को भी इन्होंने किया था, जबलपुर दैट इज इन 1853 के अंदर, ठीक है। तो ये स्टेट्स हैं जहाँ को इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत हड़पा था इन एरियाज को। लॉर्ड डलहौजी के बारे में जब हम बात करते हैं तो जो रेलवे है उसको शुरू करने वाला यही है, टेलीग्राम जो चलता है, टेलीग्राम टेलीफोन लाइंस, इनको भी शुरू करने वाला यही व्यक्ति है, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा,
ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ से रिलेटेड हैं, दैट इज़ 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था वहाँ से संबंधित है। लखनऊ की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर नाम आता है बेगम हजरत महल का, झांसी की तो आप जान ही गए हैं, लक्ष्मीबाई जी हैं, कानपुर तात्या तोपे, ठीक है, तात्या तोपे का यहाँ पर नाम आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन पूछा गया है। ठीक है, तो वर्किंग प्रिंसिपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का पूछा है। तो यहाँ पर जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। देखिए वॉशिंग मशीन जो होती है ना, जैसे ये आपकी वॉशिंग मशीन है, इसके अंदर समथिंग यहाँ पर नीचे की तरफ एक जनरल डायग्राम है, नीचे में एक मोटर या एक तरीके का रोटेटरी पार्ट होता है जो कि चीज़ों को क्या करता है, घुमाता है, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शंस में ये मूव कराता है। उससे क्या होता है, जो वाटर है वो इस तरीके से घूमता है चारों तरफ। ठीक है, मतलब सेंटर के पार्ट में जो डेप्थ है वाटर की वो कम हो जाती है, साइड में डेप्थ बढ़ जाती है। तो इस तरीके की जो कंडीशंस होती है, दिस इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीफिकेशन का मेथड। ठीक है, सेंट्रीफिकेशन मेथड आपका ये होता है। ठीक है, मतलब इसमें एक्सेलरेशन सेटिंग जो है वो पार्टिकल्स की वो बॉटम के अंदर हो जाती है, मतलब जो सॉलिड पार्टिकल्स है, डार्क पार्टिकल्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, कॉर्नर में ना जाके वो सारे जमा होते रहते हैं इस तरीके से, कहाँ पर, सेंट्रल के पार्ट में, नीचे की तरफ वो सारे जमा होते रहते हैं। ठीक है, और ये होता है आपका डिफ्यूज़न। फिर अगर जो हम बात करें यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस की, और अगर यहाँ पर बात करें ना वॉशिंग मशीन की, जब हम बात करें तो यहाँ पर जो स्पीड होती है ना ये घूमने वाली, ये स्पीड लगभग 800 टू 1600 आरपीएम के आसपास देखने को मिलती है। देखिए डिपेंड करता है कि कौन से ब्रांड की है या कितनी स्पीड उस मशीन की है, कितने पावर की है, सब चीज़ों पर रहता है, बट मोर और लेस ये स्पीड आपको देखने को मिलती है वॉशिंग मशीन के अंदर। रिवर्स ऑस्मोसिस जो है यहाँ पर वर्ड, ये आपका वाटर प्यूरिफिकेशन के अंदर, आरओ आप घरों में यूज़ करते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन, जो आरओ इस्तेमाल किया जाता है ना, कहते हैं घरों के अंदर या आरओ का वाटर पी रहे हैं, या मिनरल वाटर कहते हैं, जिससे बेसिकली मिनरल वाटर नहीं होता, वो आरओ का वाटर होता है। तो वो होता है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसके अंदर एक परमेएबल मेम्ब्रेन को यूज़ किया जाता है, जिससे सेपरेट किए जाते हैं अनवांटेड आयंस या मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, इसमें क्या यूज़ की जाती है, सेमी परमिएबल, परमिएबल नॉट परमिएबल मेम्ब्रेन आपको यूज़ की जाती है। ठीक है, डायलिसिस ये आपका किडनी से संबंधित है, किडनी की किसी को बीमारी तो उसके लिए ब्लड डायलिसिस या ब्लड प्योरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो देखने को मिलता है डायलिसिस के अंदर। और डिफ्यूजन के अंदर क्या देखने को मिलता है, डिफ्यूजन के अंदर मतलब ये होता है कि रैंडम मोशन होता है मॉलिक्यूल्स का, कहाँ से कहाँ तक, देखिए यहाँ पर देखने को मिलेगा रैंडम मोशन देखने को मिलेगा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। ठीक है, वो आपका डिफ्यूजन कहलाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन आप समझ ही गए हैं, मतलब एक जगह जैसे होता है ना कि आपने ये डंडी पकड़ी, इसमें एक धागा बांधा और यहाँ पर कोई वेट लगा दिया, तो इसको आप घुमा रहे हो तो एक तरीके का मूवमेंट क्रिएट करता है, ये चीज़ें वाटर के अंदर हो रही हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगेशन के कॉन्सेप्ट पर आपका वॉशिंग मशीन काम करता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर इतने ही क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट पार्ट के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपके वेरियस एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं 2022 के अंदर। ठीक है, तो ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, और आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, पूरा देखना है, अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स या जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।